अस्सलाम वालेकुम। ये स्लाइड्स नज़र आ रही हैं आपको डेटाबेस की? यस सर। वालेकुम सलाम सर। यस सर, आ रही हैं स्लाइड। हाँ, ये क्विकली ज़रा रिव्यू कर ले लास्ट वीक की जो डिस्कशन थी इसको। लास्ट वीक में हमने कुछ लेक्चर्स तो ट्रांसफॉर्मेशन पे स्पेंड किए थे, फिर हमने ये इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के ऊपर बात की थी विच इज़ पार्ट ऑफ लॉजिकल डिज़ाइन, और उसके बाद फिर हमने बॉटम अप डिज़ाइन टेक्निक जिसको नॉर्मलाइजेशन भी कहा जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन जो है इसको स्टार्ट किया था। इसके अलावा हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रूटीन में तो ये एक्टिविटीज़ हम लैब के अंदर करते हैं, क्योंकि लैब के अंदर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल होता है। अनफॉर्चुनेटली लैब्स उस तरीके से नहीं हो पा रही इस सेमेस्टर के अंदर, तो फिर हम क्लास के अंदर कुछ टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे थे इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक सिंपल सी केस स्टडी आपने देखी होगी लास्ट लेक्चर की एक्टिविटी के अंदर, इसको हमने प्लॉट करना था। यहाँ पे अब इसका प्लॉट आपको नज़र आ रहा है, जिसमें एक सुपर टाइप आपको पर्सन की नज़र आ, और इसमें ये सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर है। क्योंकि ये ओवरलैप सिचुएशन बन रही थी, तो हमने कंपोजिट बनाया हुआ है। 3 कंपोनेंट्स हैं इसके, ई वी एंड डी, और इसके अलावा आपको एम्प्लॉय, वॉलंटियर एंड डोनर जो है ये सब टाइप्स नज़र आ रही हैं। आइटम और डोनर का लिंकअप बन रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का लिंकअप बन रहा है, और यहाँ पे एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है एज ए एट्रीब्यूट ऑन द रिलेशनशिप। तो इसको टेबल्स में हमने कन्वर्ट करना है, तो एक पर्सन का टेबल बनेगा। इसमें आप देख लें ये ई वी डी एंड जो है ये सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर के कॉलम्स हैं, और एम्प्लॉय, और इसमें ये प्रोजेक्ट नंबर आपको फॉरेन की नज़र आ रहा है। वॉलंटियर, वॉलंटियर स्किल, और डोनर का टेबल आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से डोनेशन का टेबल आपको नज़र आ रहा है जो कि रिलेशनशिप से बना है। आइटम का टेबल और प्रोजेक्ट का टेबल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको जब आपने टेबलर फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया। ओके जी, तो नॉर्मलाइजेशन भी हमने स्टार्ट की थी लास्ट टाइम। नॉर्मलाइजेशन जो है इसको हमने कॉन्ट्रास्ट किया था टॉप डाउन प्रोसेस के साथ, जो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस होता है जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। नॉर्मलाइजेशन एक बॉटम अप प्रोसेस है जिसमें हम एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करते हैं, उनको टेबुलर फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 परफॉर्म करते हैं, और एंड पे हम ERD जो है इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे टेबल्स पहले बनते हैं, ERD बाद में बनती है। जो टॉप डाउन प्रोसेस है इसमें ERD पहले बनती है, टेबल्स जो है ये बाद में बनते हैं। तो इस वजह से इसको बॉटम अप प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। नॉर्मलाइजेशन होती क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और इसके स्टेप्स को हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। और इसमें हम करते क्या है कि हम एक लार्ज टेबल को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्मॉल टेबल्स, जिनको हम वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स कहते हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इनके अंदर अनोमलीज़ नहीं होती, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये फ्री ऑफ अनोमलीज़ होते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स जो हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम। किसी का क्वेश्चन है तो नाउ ही कैन रेज हैंड। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द लास्ट लेक्चर डिस्कशन या लास्ट वीक डिस्कशन? किसी का क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो ही कैन रेज हैंड। हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके।
हाँ जी, तो जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है इसमें हमें ये वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस या टेबल्स नज़र आ रहे हैं। तो ज़रा इनको हम डिफाइन कर लेते हैं कि वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स क्या होते हैं। ए रिलेशन दैट कंटेन्स मिनिमम रिडंडेंसी एंड अलाउ यूज़र टू इंसर्ट, modify and delete the rows in a table without errors and inconsistencies। तो ऐसे टेबल्स जिनके ऊपर हम इंसर्ट का ऑपरेशन, डिलीट का ऑपरेशन और मॉडिफाई का ऑपरेशन जो है इसको परफॉर्म कर सके विदाउट एरर्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज। इस तरह के टेबल्स को हम वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स या वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस जो है वो कह रहे होते हैं, जिनमें आप इजीली इंसर्ट का ऑपरेशन, मॉडिफाई का ऑपरेशन या डिलीट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकें। याद रखिएगा मॉडिफाई को हम अपडेट भी कहते हैं। मॉडिफाई का ऑपरेशन जो है इसको हम अपडेट का ऑपरेशन भी कहते हैं। नॉर्मली जो इंसर्ट का ऑपरेशन होता है ये रो लेवल ऑपरेशन होता है और जो डिलीट का ऑपरेशन होता है ये भी रो लेवल ऑपरेशन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिमम 1 रो लेवल आप इसको कह लें, और जो मॉडिफाई का ऑपरेशन होता है ये सेल लेवल ऑपरेशन होता है। Insert operation on a table means that you are going to insert one or multiple rows inside the table। तो ये रो लेवल ऑपरेशन होता है इंसर्ट का। डिलीट का मतलब ये होता है कि टेबल में से एक रो को या एक से ज़्यादा रोज़ को डिलीट करना, ये टेबल पे डिलीशन का ऑपरेशन होता है, ये डिलीट का ऑपरेशन होता है, ये भी रो लेवल होता है। मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि जो सेल का डेटा है इसके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना, मॉडिफाई या अपडेट भी इसको कहा जाता है। एक टेबल के सेल की वैल्यू को चेंज करना या मल्टीपल सेल्स की वैल्यू को चेंज करना, इसको हम अपडेट या मॉडिफाई ऑपरेशन कहते हैं। तो वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल ऐसे होते हैं जिनमें इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफाई ऑपरेशन जो हैं ये विदाउट एरर्स या इनकन्सिस्टेंसीज परफॉर्म हो सकें और इनमें रिडंडेंसी कम होती है। ये एक वजह है जिसकी वजह से ये ऑपरेशन आसानी से परफॉर्म हो जाते हैं। तीनों ऑपरेशंस, अगर ये तीनों ऑपरेशन आसानी से किसी टेबल के ऊपर ना परफॉर्म हो सकें तो हम उस टेबल को कहते हैं कि ये वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल नहीं है, या इस टेबल के अंदर एरर्स हैं, इनकन्सिस्टेंसीज हैं या अनोमलीज हैं। इस सिचुएशन के अंदर हम ये कहते हैं कि ये टेबल जो है ये वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल नहीं है। तो वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टेबल है जो विदाउट अनोमलीज है। ठीक है, टेबल विदाउट अनोमलीज इज़ ए वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल, और टेबल में अगर अनोमलीज ना हो तो इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफाई ऑपरेशन आसानी से परफॉर्म हो जाते हैं, और अगर टेबल के अंदर अनोमलीज हों तो ये ऑपरेशन आसानी से परफॉर्म नहीं होते, बल्कि इनको परफॉर्म करते वक्त प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं। अनोमली का वर्ड चूँकि बार बार आ रहा है, अनोमली का मतलब एरर होता है, इनकन्सिस्टेंसी होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप किसी भी तरीके से अनोमली जो है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से redundancies in a table may result errors, inconsistencies called anomalies। तो अगर आपके टेबल में रिडंडेंसीज हैं, रिडंडेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ डेटा। अगर आपके टेबल पे डेटा अननेसेसरीली रिपीट हो रहा है तो हम कहते हैं कि इस टेबल के अंदर रिडंडेंसीज हैं, और रिडंडेंसीज की वजह से जो एरर्स या इनकन्सिस्टेंसीज आती हैं इनको हम अनोमलीज कहते हैं। ओके जी, तो इफ़ वी फेस प्रॉब्लम्स और डेटा लॉस फॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशंस ऑन ए टेबल, तो ये जो बेसिक ऑपरेशंस ऑन ए टेबल है ये बेसिकली वही तीन होते हैं: इंसर्ट का ऑपरेशन, डिलीट का ऑपरेशन और मॉडिफिकेशन का ऑपरेशन। तो जो भी आपके पास डेटाबेस में टेबल्स होते हैं इन पे आप नॉर्मली ये तीन ऑपरेशन कर रहे होते हैं: इंसर्ट का ऑपरेशन,
डिलीट का ऑपरेशन और मॉडिफाई का ऑपरेशन। इंसर्ट और डिलीट का ऑपरेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये रो लेवल होता है, और जो मॉडिफाई का ऑपरेशन होता है या अपडेट का ऑपरेशन है ये सेल लेवल होता है। ओके, तो अगर टेबल में इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में एरर्स आ रही हैं तो हम ये कहते हैं कि इस टेबल के अंदर अनोमलीज़ हैं, और अनोमलीज़ ज़्यादातर रिडंडेंसीज की वजह से आती हैं। रिडंडेंसीज का मतलब ये है कि टेबल के अंदर डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है। ये वन ऑफ द रीज़न है, नॉट द ऑल रीजंस अनोमलीज़ की, लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न है कि रेपिटेशन ऑफ डेटा या रिडंडेंसी ऑफ डेटा जो है ये कॉज है एक तरह से अनोमलीज़ की। इन ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अनोमलीज़ को तीन तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इंसर्शन ऑफ अनोमली, मतलब इंसर्ट करते वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसको हम इंसर्शन अनोमली कहते हैं, और डिलीट करते वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसको हम डिलीशन अनोमली कहते हैं, और अगर अपडेट या मॉडिफाई करते वक्त प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रहे हैं तो इसको हम मॉडिफिकेशन या अपडेट अनोमली कहते हैं। तो तीनों ऑपरेशंस में से जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में एरर्स या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वही ऑपरेशन के साथ लिंकअप वो अनोमली की टाइप बन जाएगी। जैसे इंसर्शन ऑपरेशन के साथ इश्यूज आ रहे हैं तो इंसर्शन अनोमली है, डिलीशन में इश्यूज आ रहे हैं तो डिलीशन अनोमली है, मॉडिफिकेशन में इश्यूज आ रहे हैं तो ये मॉडिफिकेशन अनोमली है। तो अब ज़रा गौर से देखिएगा कि इंसर्शन अनोमली क्या होती है। इंसर्शन अनोमली का मतलब ये है कि आप टेबल में कोई नई रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारा डमी डेटा भी एंटर करना पड़ रहा है। ओके, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू रो इनसाइड द टेबल and you will have to enter so much dummy data for the purpose of inserting the row। तो रो इंसर्शन आसान नहीं है। आप अगर कुछ डेटा इंसर्ट करने जा रहे थे तो आपको साथ में कुछ डमी डेटा भी एंटर करना पड़ रहा है फॉर सम रीजंस। डिलीशन अनोमली क्या होती है? डिलीशन अनोमली का मतलब ये है कि आप टेबल की रो को डिलीट करते हैं, एक को या एक से ज़्यादा रोज़ को डिलीट करते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसा डेटा भी डिलीट हो जाता है जो कि आप डिलीट नहीं करना चाह रहे थे। तो इस इशू को या इस प्रॉब्लम को हम डिलीशन अनोमली कहते हैं। मॉडिफिकेशन या अपडेट अनोमली का मतलब ये है कि आप टेबल के कुछ सेल्स को अपडेट करना चाह रहे थे, एक सेल को अपडेट करना चाह रहे थे, लेकिन उस टेबल में इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव करने के लिए आपको सेल डेटे को मल्टीपल प्लेसेस पे अपडेट करना पड़ रहा है। तो इसको इशू को या इस प्रॉब्लम को हम मॉडिफिकेशन या अपडेट अनोमली कहेंगे। ओके जी, तो यहाँ पे इसको अब डिफ़ाइन भी किया गया है कि इंसर्शन अनोमली क्या होती है। लेट्स डू दिस एक्टिविटी। जी अब्दुल्ला रफ़ीक, आप ज़रा पढ़िएगा इंसर्शन अनोमली को और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। Insertion anomaly, adding new rows forces user to create the duplicate data. So Okay, explain basically the इसमें ये कह रहा है कि न्यू रोज को ऐड करते हुए जो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होती है या रिडंडेंसी होती है उसी को वो इंसर्शन एनोमली का नाम दे रहे हैं। ओके जी, आगे एहतशाम फैज़, आप ज़रा पढ़िएगा उससे अगला। जी सर। जी से अगली अनोमली क्या है इंसर्शन से अगली? डिलीशन अनोमली। जी डिलीशन पढ़िएगा, रोज। एक्सप्लेन करते जी सर। डिलीशन रो may cause a loss of data that would be हैं। needed for other future rows। जी क्या मतलब है इसका?
सर मतलब कि जो रोज हम डाटा की जो सी रोज हम डिलीट कर देते हैं हाँ जी, इसका मतलब भाई मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया था। जी अली हसन, आप ज़रा बताइएगा क्या मतलब है इसका। यस सर। जी क्या मतलब है? डिलीशन एनोमली का मतलब है कि अगर हम कोई एक रो डिलीट करते हैं तो उसका डाटा अगर फर्दर रोज में आगे भी कहीं यूज होना है तो वो सारा लूज हो जाता है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है, दोबारा से सुने कि डिलीशन एनोमली का मतलब ये है कि आप कुछ डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप एक रो डिलीट करते हैं, तो वो जो डेटा आप डिलीट करना चाह रहे थे उसके साथ कुछ और डेटा भी डिलीट हो जाता है। ठीक है जी, अनवांटेड डेटा जिसको आप डिलीट नहीं करना चाह रहे थे। अनवांटेड का मतलब यहाँ पे ये है जिसको डिलीट नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है जी, ये जी अलीज़ा तहरीम, ओके। आप ज़रा अपडेट अनोमली पढ़िएगा, मॉडिफाई या अपडेट अनोमली। एक्सक्यूज मी सर, बैकग्राउंड नॉइज है। जी आ रही है आवाज़ आपकी, पढ़ दें आप। ओके, मॉडिफिकेशन एनोमली, changing data in a row forces changes to other rows because of duplication. मीन्स रिडंडेंसी की वजह से अगर हम किसी एक सेल को अपडेट करना चाह रहे हैं तो वो बहुत सी जगह मल्टीपल अदर देन दैट मल्टीपल प्लेसेस पे भी हमें उसे अपडेट करना पड़ेगा। ओके गुड, सही है, म्यूट कर लें। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? अब ज़रा मैं एक एग्जांपल से ये सारी डिस्कशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। ओके जी, ये एक डेटा आपको टेबुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है। सबसे पहले ज़रा हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि इज़ दिस ए रिलेशन और टेबल? तो उसका आंसर है यस, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कहीं पे मल्टी वैल्यूज़ नहीं है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। टेबल का नेम भी है एम्प्लॉय, और ये एक प्रॉपर टेबल है डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसको रिलेशन या टेबल जो है वो कह सकते हैं। तो व्हाट्स द प्राइमरी की? तो इस टेबल के अंदर आपको प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट नज़र आ रही है। जैसे एम्प्लॉय आईडी को और कोर्स टाइटल को यूज़ करके प्राइमरी की बनाई गई है। एक्चुअली सिंगल कॉलम प्राइमरी की इस टेबल में नहीं बन रही थी, एम्प्लॉय आईडी रिपीट हो रहे थे, तो हमें इस टेबल के अंदर कंपोजिट की बनानी पड़ी है। एम्प्लॉय आईडी को और कोर्स टाइटल जो है इन दोनों को मिला के इस टेबल के अंदर हमें कंपोजिट की जो है वो एज ए प्राइमरी की जो है इसको बनाना पड़ा। अब इस टेबल के अंदर अनोमलीज़ हैं, ज़रा गौर करिएगा कि किस तरीके से इस टेबल के अंदर अनोमलीज़ हैं। एक मिनट ज़रा होल्ड करिएगा प्लीज़। काइंडली ज़रा 2 मिनट्स तक होल्ड करिएगा।
सॉरी फॉर इंटरप्शन, आर यू देयर? आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। यस सर। आ रही है आवाज। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था अनोमलीज डिफरेंट तरह की। ये एक टेबल एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। इस टेबल के अंदर अनोमलीज एग्जिस्ट करती हैं, वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन कौन अनोमलीज जो हैं वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंसर्शन अनोमली। इंसर्शन अनोमली जो है इस सिचुएशन के अंदर क्या होगी, लेट्स से इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक न्यू एम्प्लॉय आ जाता है जिसका डेटा आपने इस टेबल में सेव किया हुआ है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेट्स से एक न्यू एम्प्लॉय आ जाता है और आप उसका डेटा एंटर करना चाह रहे हैं। ओके, उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जो है इसको एंटर करना चाह रहे हैं। उसको आईडी वगैरह मिल जाते हैं, 160 उसका आईडी है लेट्स से। उसको डिपार्टमेंट भी साइन हो जाता है, सैलरी भी उसके लिए साइन हो जाती है। तो आपने उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को इस टेबल में एंटर करना था, उसके लिए आपने रो एंटर करनी थी, कंप्लीट रो, जो कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जो है इसको एंटर कर रही थी, न्यू एम्प्लॉय की। लेकिन जब आपने टेबल में रो को एंटर करना शुरू किया तो आपने ये देखा कि आप तो एम्प्लॉय की रो एंटर कर ही नहीं सकते जब तक उस एम्प्लॉय ने किसी कोर्स में इनरोलमेंट ना करवाई हो और फिर उसने उस कोर्स को कंप्लीट ना किया हो। तो जब तक आपके पास कोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, आप नए एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर नहीं कर सकते। तो अब वो अगर कोई ट्रेनिंग कोर्स था तो फिर वो 6 माह बाद ऑफ़र होता था या साल बाद ऑफ़र होता था। तो एक तरीका तो ये है कि आप साल वेट करें, जब वो एम्प्लॉय कोर्स में एनरोल हो, कोर्स कंप्लीट करे, फिर आप उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एंटर करें। तो ज़ाहिर है आप ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर आपके पास तरीका ये था कि आप एम्प्टी छोड़ दें कोर्स की इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन को, कोर्स टाइटल को और डेट कंप्लीटेड को आप एम्प्टी छोड़ दें। लेकिन आपने ये देखा कि इनमें से कोर्स टाइटल तो कंपोजिट की का हिस्सा है, आप तो उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो फिर आपको कुछ डमी वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर करनी पड़ेंगी ताकि आप इस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकें। अब ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंसर्टिंग द एम्प्लॉय डेटा जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से हमें इस टेबल में नए एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को एंटर करने में इश्यूज आ रहे हैं। सेम इस सिचुएशन के अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नया कोर्स ऑफर होता है, एक कोर्स है लेट्स से किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई कोर्स है, पाइथन के ऊपर या किसी लैंग्वेज के ऊपर, इस तरह से करके किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई कोर्स है और वो कोर्स जो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र करती है और उस कोर्स की इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में एंटर करना चाह रही है। तो अब आप देखते हैं कि उस कोर्स की इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए आपको एक पूरे एम्प्लॉय की डमी इंफॉर्मेशन एंटर करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ है या ये जो प्रॉब्लम है इसको हम इंसर्शन एनोमली कहते हैं, जो कि आपको इस टेबल के अंदर नज़र आ रही है। दूसरी टाइप ऑफ एनोमली जो है इसको हम डिलीशन एनोमली कहते हैं। और डिलीशन एनोमली ये थी कि अगर आप कुछ डेटा डिलीट करते हैं फॉर सम रीजंस तो उसके साथ कुछ ऐसा डेटा भी डिलीट हो जाता है जो कि आप डिलीट नहीं करना चाह रहे थे। तो डिलीशन एनोमली ये है कि कुछ अनवांटेड डेटा जो है वो भी आपका डिलीट हो जाता है, जो आपका प्लान नहीं था एक्चुअली उसको डिलीट करने का। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं। लेट्स से ये एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है एलन और ये इसकी इंफॉर्मेशन थी। For some reasons this employee has resigned from the organization। आपसे ये कहा जाता है कि अब चूँकि ये एम्प्लॉय है नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इसका डेटा डिलीट कर दो। तो आप डेटा डिलीट करने के लिए ये जो रो है वो डिलीट कर देते हैं क्योंकि इस रो के अंदर एम्प्लॉय का डेटा था। तो इसके साथ ज़रा गौर करिएगा कि ये कोर्स था टैक्स अकाउंटिंग का, ये इस एम्प्लॉय ने कंप्लीट किया था और ये एक्चुअली यही एम्प्लॉय था जिसने इसमें एनरोलमेंट करवाई थी और किसी ने एनरोलमेंट नहीं करवाई थी। तो जब आप इस रो को डिलीट करेंगे तो इसके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी कि कभी टैक्स अकाउंटिंग का कोर्स ऑफर हुआ था।
ओके, तो अब आप एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ कोर्स का डेटा जो है विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी साथ आप देख रहे हैं कि डिलीट हो रहा है। लास्ट टाइप ऑफ अनोमली जो है इसको हम अपडेट अनोमली या मॉडिफिकेशन अनोमली कहते हैं। अपडेट अनोमली ये थी कि आपको मल्टीपल सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन को चेंज करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। लेट्स से ये एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी अपडेट हो जाती है, तो इसकी सैलरी 48,000 से 50,000 हो जाती है, और आप ये चाह रहे हैं कि ये आप इसको अपडेट कर दें, 50,000 कर दें। तो आप देखें आपको ये यहाँ पे भी करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम को जहाँ पे आपको सेम इंफॉर्मेशन को मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर चेंज करना पड़ रहा है, इसको हम अपडेट अनोमली कहते हैं। एक और इसकी एग्जांपल है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नाम चेंज हो जाता है, तो आपको इसे 4 जगह पे चेंज करना पड़ेगा। जो भी इसको नया नाम दिया जाता है आपको इसे 4 सेल्स के अंदर अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसको हम अपडेट अनोमली कहते हैं, इस इशू को या इस प्रॉब्लम को। ओके जी, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा लिखा हुआ भी कि इंसर्शन कैन नॉट एंटर ए न्यू एम्प्लॉय विदाउट हैविंग द एम्प्लॉय टेक ए कोर्स, और डिलीशन इफ वी रिमूव एम्प्लॉय 140 वी लूज इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्स अकाउंटिंग कोर्स। और मॉडिफिकेशन अनोमली ये है कि गिविंग ए सैलरी इंक्रीज टू द एम्प्लॉय 100 फोर्सेस टू अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अब ये याद रखिएगा कि ये इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन की एक एक एग्जांपल मैंने दी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो कि इस टेबल में इंसर्ट करते वक्त, डिलीट करते वक्त और मॉडिफाई करते वक्त इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं, और इनको हम अनोमलीज के तौर पे रेफर करते हैं। ओके जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन? हाँ जी, एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन? सर ये मॉडिफिकेशन वाली एग्जांपल दोबारा से एक्सप्लेन कर दी। मैं कर देता हूँ। मॉडिफिकेशन अनोमली ये होती है कि अगर आप किसी सेल की इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो आपको सेम इंफॉर्मेशन को मल्टीपल सेल्स में चेंज करना पड़ता है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि अगर सैलरी को हम चेंज करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर डिपार्टमेंट का नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और इस पॉइंट पे भी करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे भी करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको किसी एक इंफॉर्मेशन को मल्टीपल प्लेसेस पे चेंज करना पड़े, इस चीज़ को हम मॉडिफिकेशन अनोमली या अपडेट अनोमली कहते हैं। ओके जी, ओके सर। हाँ जी, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई डू अनोमलीज एग्जिस्ट। इस टेबल के अंदर अनोमलीज इसलिए हैं कि इस टेबल के अंदर 2 थीम्स हैं या 2 एंटिटी टाइप्स हैं, आप कह सकते हैं, इन इस सिंगल टेबल, जिसकी वजह से ये अनोमलीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, और इसी की वजह से डेटा डुप्लीकेशन हो रही है या रिडंडेंसी हो रही है। आप ज़रा यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप गौर करें तो एक सेम टेबल के अंदर एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन भी है और कोर्स की इंफॉर्मेशन भी है, और जब आप एक सेम रिलेशनशिप के अंदर मल्टीपल थीम्स या एंटिटी टाइप्स की इंफॉर्मेशन सेव करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे
ये अनोमलीज जो हैं ये एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जैसे कि इस सिचुएशन में ये एग्जिस्ट कर रही हैं, हमने एग्जांपल्स के साथ देखा भी है। ओके, अब हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली क्या करती है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को एक और तरीके से डिफाइन किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग रिलेशन और एट्रीब्यूट्स with anomalies to produce smaller well structured relations without anomalies। तो नॉर्मलाइजेशन को आप एक टेबल जो है वो पास करते हैं जिसमें अनोमलीज होती हैं, एरर्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और नॉर्मलाइजेशन उन एरर्स या प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए उसके स्मॉल टेबल्स बनाता है जिनमें अनोमलीज नहीं होती। ना इंसर्शन अनोमली होती है, ना डिलीशन अनोमली होती है, ना मॉडिफिकेशन अनोमली होती है। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हम करते क्या हैं। लेट्स से ये नॉर्मलाइजेशन का ब्लॉक है, प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का, एल्गोरिथम या एक्टिविटी है नॉर्मलाइजेशन की जो ये ब्लॉक के अंदर परफॉर्म हो रही है। तो आपने करना क्या है, आपने इसको एक टेबल इनपुट करना है, यूनिवर्सल टेबल भी जिसको समटाइम कहा जाता है। इस टेबल के अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। ओके जी, तो ये एक यूनिवर्सल टेबल है विच कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉलम्स। ये आपने इसको इनपुट कर देना है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को। इस टेबल के अंदर अनोमलीज हैं, विद अनोमलीज है, तीनों तरह की अनोमलीज हो सकती हैं जो कि इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, और इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ने आपको आउटपुट कर देने हैं ज़्यादातर मैनी टेबल्स। तो एक टेबल आपने इसको इनपुट किया तो इसने आपको मल्टीपल टेबल्स जो है वो आउटपुट कर देने हैं। एक से ज़्यादा होंगे, ये अक्सर ऐसा ही होता है। तो ये आपको मल्टीपल टेबल्स जो है वो आउटपुट कर देगा, और ये जो टेबल्स हैं ये विदाउट अनोमलीज होंगे। डीकम्पोज कर देगा लार्ज टेबल को स्मॉलर वेल स्ट्रक्चर टेबल्स के अंदर। लार्ज टेबल जो है इसके अंदर अनोमलीज होती हैं, और जो स्मॉलर वेल स्ट्रक्चर टेबल्स होते हैं इनके अंदर अनोमलीज नहीं होती। ओके, यहाँ पे अब नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है स्टेप्स के अंदर कि इसमें हम करते क्या हैं। सबसे पहले आपके पास एक यूनिवर्सल टेबल है, टेबल विद मल्टी वैल्यूज़। इसको नॉर्मली हम 0NF भी कह देते हैं। ये जो यूनिवर्सल टेबल है, टेबुलर फॉर्म में डेटे को लाना, इसको हम यूनिवर्सल टेबल कहते हैं या 0NF भी कह देते हैं। और 0NF को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आपको एक्चुअली दो काम करने पड़ते हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। एक तो आपको मल्टी वैल्यूज़ रिमूव करनी पड़ती हैं, और सेकंड आपको उस टेबल के लिए प्राइमरी की डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ सिर्फ। आपको टेबल के लिए प्राइमरी की जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है, और अक्सर ये प्राइमरी की जो है ये कंपोजिट होती है। तो अगर आप ज़ीरो नॉर्मल फॉर्म वाले टेबल में दो काम कर लें, एक तो मल्टी वैल्यूज़ अगर सेल्स के अंदर हैं वो रिमूव कर दें, और प्राइमरी की डिसाइड कर लें टेबल के लिए, तो वो टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर टेबल के अंदर ये काम ऑलरेडी हुए हैं, मतलब टेबल में मल्टी वैल्यूज़ भी नहीं है और प्राइमरी की भी डिसाइडेड है, तो इट इज़ ऑलरेडी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आपको दो काम करने पड़ते हैं जो कि यहाँ पे रिटन है। एक टेबल अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है ऑलरेडी, तो उसको अगर आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं तो आपको पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी पड़ती है। एक टर्म आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, पार्शियल डिपेंडेंसी। इसको हम सम टाइम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कहते हैं। तो अगर आपके टेबल में या एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है और आप उसको रिमूव कर दें तो आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और
अगर आप टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर दें, या इसको हम सम टाइम ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कहते हैं, अगर आप इसको रिमूव कर दें फ्रॉम द टेबल तो आपका टेबल जो है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और अगर आप टेबल में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी रिमूव कर दें, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज जो हैं अगर आप इसको टेबल में रिमूव कर दें तो आपका टेबल जो है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब ज़्यादातर अगर आप किसी टेबल के ऊपर 4 नॉर्मल फॉर्म्स तक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लें तो आपके डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें जो है वो परफॉर्म हो जाती हैं। इसके बाद वाली जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो काफ़ी रेयर सिचुएशंस होती हैं, उनको नॉर्मली आपको कंसिडर नहीं करना पड़ता। ये फर्स्ट 3 नॉर्मल फॉर्म ही आपके टेबल के डेटाबेस को काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर कर देती हैं, काफ़ी हद तक जो है उसको इफेक्टिव कर देती हैं। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट तरह की डिपेंडेंसीज नज़र आ रही हैं, मैं इस पर भी बात करता हूँ, लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन है तो ही कैन रेज हैंड। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? जी अदनान, आप ज़रा बताइएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए हमें क्या करना होता है? Adnan 1038, are you there? जी अली रज़ा आरफ, आप बताइएगा 1042। जी सर, हमने सर अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाना है सर हमें उसकी मल्टी वैल्यूज को रिमूव करना पड़ेगा, साथ में सर उसकी प्राइमरी की डिफाइन करनी पड़ेगी। ओके गुड। जी हाफिज मोहम्मद अहमद, ज़रा बताइएगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? जी सर, हमें पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी पड़ेगी। हाँ जी, टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी पड़ेगी, लेकिन जी सर। अगर टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी है ही नहीं तो सर फिर नहीं वो हम कर सकते मूव, नहीं रिमूव कर सकते अगर है ही नहीं तो फिर मतलब टेबल सर नहीं, किस फॉर्म में होगा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहेगा सर, क्योंकि हम नहीं, थर्ड अगर में फिर जा नहीं सकते हम जब तक हम ओके सेकंड नहीं करते। देखें, अगर टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, टेबल के अंदर अगर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो दिस टेबल इज ऑलरेडी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ओके, ये पॉइंट समझ रहे हैं? तो यस। एक प्रॉब्लम अगर उसके अंदर है ही नहीं तो फिर इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर आप उसको रिमूव भी नहीं करेंगे लेकिन वो उस शेप में ऑलरेडी है। ओके सर। जी मोहम्मद अब्दुल्ला, आप ज़रा बताइएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिमूव करनी पड़ती हैं। ओके, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव करनी पड़ती है, और उसके बाद अगली नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये अरबाज खालत, आप बताइएगा। अरबाज खालत, यस सर। जी आप ज़रा बताइएगा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? रिमूव दी मल्टी वैलिड डिपेंडेंसी। हाँ जी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो है वो हमें रिमूव करनी पड़ेगी। और अगर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर वो टेबल किस फॉर्म में होगा? थर्ड में वो ऑलरेडी था। जी। तो अगर उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है ही नहीं उस टेबल में जी। तो फिर वो किस फॉर्म में होगा? थर्ड में या फोर में? सर वो थर्ड में होगा या फोर में ही होगा? फोर में होगा, क्योंकि अगर उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है तो दिस टेबल इज ऑलरेडी इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ओके जी, यस सर। हाँ जी मैं आगे मूव कर रहा हूँ, ये ऑफ कर लें माइक अपना। आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी की टर्म नज़र आ रही है काफ़ी फ्रीक्वेंटली।
नॉर्मल फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन सर्टेन डिपेंडेंसीज, जिसमें से अगर हम देखें तो फर्स्ट 3 नॉर्मल फॉर्म जो हैं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड हैं, ओके। और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड होती है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म अगर आप करना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्शन जॉइन डिपेंडेंसीज के ऊपर जो है वो बेस्ड होती है। तो ये डिफरेंट तरह का डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर है जो कि हमें रिमूव करना पड़ता है। ज़्यादा कॉमन जो है ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं जिनको एफडीज भी कहा जाता है। अभी जो आपको 2 डिपेंडेंसीज नज़र आई हैं जिसमें पार्शियल थी और ट्रांजिटिव थी, ये टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं वो कॉमन टाइप की डिपेंडेंसी है जो कि हमें टेबल्स के अंदर नज़र आती हैं और इन्हें हमें फिर रिमूव करना पड़ता है। इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती क्या हैं। ए कंस्ट्रेंट बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है ये एक कंस्ट्रेंट होती है जो कि 2 एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स के दरमियान होती है, ठीक है। ये रिलेशन समझ लें आप इसको या कोई और नाम दे दें, लेकिन ये एक तरह से रिलेशन है या कंस्ट्रेंट है जो कि बिटवीन 2 कॉलम्स जो है वो होती है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। फॉर एनी रिलेशन आर, attribute B is functionally dependent on attribute A if the value of A is uniquely determined by value of B। ओके जी, अगर ऐसा है वैल्यू ऑफ A जो है इट इज़ यूनिकली डिटर्मिन्स द वैल्यू ऑफ B, तो हम ये कहते हैं कि जो एट्रीब्यूट B है ये फंक्शनली एट्रीब्यूट A के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक वैल्यू आप A की लें और उसके अगेंस्ट आपको एक ही वैल्यू B की मिले तो हम ये कहते हैं कि A जो है ये फंक्शनली B को डिटरमिन कर रहा है, ओके। अगर ऐसा ना हो, मतलब उसकी एक वैल्यू के अगेंस्ट आपको दूसरे की एक वैल्यू ना मिले, तो हम ये कहते हैं कि ये फंक्शनली डिटरमिन नहीं कर रहा। इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं। ईच वैल्यू ऑफ A इज़ एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ B, ये बात अभी मैंने बताई भी है आपको। और इसको लिखने का तरीका, ये नोटेशन ज़रा देख लीजिएगा। आप लिखते हैं A इम्प्लाइज B, तो ये इम्प्लीकेशन सिंबल शायद डिस्क्रीट में आपने देखी हो, तो इसमें हम इसको डिफ़ाइन करने के लिए ये सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं कि A इम्प्लाइज B कर रहा है अगर A जो है ये फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है B को, और ये दोनों क्या हैं, टेबल के कॉलम्स हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि ये दोनों टेबल के कॉलम्स हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि A फंक्शनली डिटरमिन्स B या B फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। आप दोनों तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स अब आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, जैसे मोरलेस यही डेफिनेशन आपने प्राइमरी की भी देखी थी, जिसको आइडेंटिफायर कहा था, प्राइमरी की कहा था, लेकिन प्राइमरी की पूरे टेबल लेवल पे होती है। ये रिलेशनशिप एक्चुअली 2 कॉलम्स के दरमियान होता है। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, एम्प्लॉय ID डिटरमिन्स एम्प्लॉय नेम, ओके। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि नेम इज़ फंक्शनली डिटरमिन ऑन एम्प्लॉय ID, या जैसे एक और डेफिनेशन हमने दी थी कि एम्प्लॉय ID की एक वैल्यू के अगेंस्ट आपको नेम की एक ही वैल्यू मिलेगी। ये बात भी ज़रा समझने की कोशिश करिएगा कि इसका क्या मतलब है। अगर मैं कहूँ कि 100 नंबर एम्प्लॉय कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर ये यूनिक नंबर है 100 और मैं ये कहूँ कि 100 नंबर एम्प्लॉय कौन सा है या 100 नंबर स्टूडेंट कौन सा है, तो आप ये देखेंगे कि आपको हमेशा एक ही आंसर मिलेगा, एक ही ऐसा एम्प्लॉय होगा, नेम आपको रिटर्न होगा जो कि 100 नंबर एम्प्लॉय होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं ये कहूँ कि ये एक एम्प्लॉय है अली, इसका ID क्या है, जिस एम्प्लॉय का नेम अली है उसका ID क्या है। अब देखिएगा कि आपको एक से ज़्यादा IDs जो हैं वो रिटर्न होंगे, ओके।
तो हम ये तो कह सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है नेम को, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नेम फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है एम्प्लॉय आईडी को। तो अगर एट्रीब्यूट ए जो है ये यूनिकली डिटरमिन करे बी को, तो हम ये कहते हैं कि बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। ओके जी। इसी तरीके से एम्प्लॉय आईडी एड्रेस को भी करता है और एम्प्लॉय आईडी बर्थ डेट को भी करता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ISBN जो है ये टाइटल को और आथर नेम दोनों को कर रहा है। ये चीज़ ज़रा देख लीजिएगा, ये हमेशा आपने याद रखना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 कॉलम्स के दरमियान होती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि ए जो है ये बी को डिटरमिन कर रहा है और फिर ए जो है ये सी को भी कर रहा है और फिर ए जो है ये एक डी नाम के कॉलम को भी कर रहा है, तो आप शॉर्ट नोटेशन में इसको लिख सकते हैं कि ए डिटरमिन्स बी कॉमा सी कॉमा डी। तो ये आप शॉर्ट नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको आप इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेपरेटली कॉलम वाइज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और आप इसको इस तरीके से शॉर्ट नोटेशन की फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रा आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है। लेट्स से कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये टेबल की अगर प्राइमरी की है, तो याद रखें कि जो प्राइमरी की ऑफ द टेबल होती है ये उस टेबल के रेस्ट ऑफ कॉलम्स को फंक्शनली डिटरमिन करती है। तो प्राइमरी की भी डेफिनेशन यही है जो फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन है। तो जो प्राइमरी की ऑफ द टेबल होती है ये टेबल के बाकी कॉलम्स को फंक्शनली डिटरमिन करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी डिटरमिन कर रहा है नेम को भी, डिपार्टमेंट नेम को भी और सैलरी को भी। तो आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी जो कि आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन में देखी हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डिस्कशन? सर अगर नेम फॉर एग्जांपल 2-3 सेम हो तो वो रिवर्स में नहीं कर सकते उसको? एक आईडी पे 2 नेम्स हैं तो वो रिवर्स में नहीं उसको कर सकते? नेम मतलब कि नहीं कर सकते आईडी को डिटरमिन? हाँ, नहीं ना कर सकता, क्योंकि यही होता है ना, अली अगर 2 एम्प्लॉय थे तो आपको 2 आईडी रिटर्न होंगे। ओके यस सर। लेकिन yes, अगर sir. आप 100 कहेंगे तो एक ही अली रिटर्न होगा। ओके ओके सर। तो वो वाइस वर्सा ट्रू नहीं है आईडी और नेम के केस में। यस सर। जी कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी ओके सर। जी 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 सर ये जो ये हम डिटर्मिनेशन देख रहे हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी की होती है वो यूनिकली डिटरमाइन कर रही होती है, हमने इस चीज को रिमूव करना होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में? नहीं, अभी रिमूव में तो डिपेंडेंसी नहीं, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात हुई थी। वो वन टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अभी हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को देख रहे हैं, इसकी आगे 3 टाइप्स होंगी। अभी तो हम सिर्फ सर वो फंक्शनल पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं ना हम। हाँ ठीक है, अभी उसको रिमूव नहीं करना हम। किसको? अभी सर जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इन चीजों को नहीं रिमूव करना हमने कि अभी तो नेम को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ठीक है फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है। ओके सर। जी कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।